6 राघव सिया को शादी। सुधा जी भी बहुत हैरान हो गई ये सब सुनकर। वो मिश्रा सर को बहुत अच्छे से जानती थी। मिश्रा सर बहुत ही अच्छे व्यक्ति महत्व के मालिक थे और बहुत अच्छे इंसान भी। उनकी बात सुन सुधा जी सोच में गिर गई कि वो क्या करे, और फिर कुछ सोचकर उन्होंने राघव की तरफ देखा और फिर मिश्रा सर की तरफ देखकर वो बोली, क्या वो लड़की सच में अच्छी और संस्कारों वाली है? सुधा जी की बात सुन मिश्रा सर ने जल्दी से हाँ में सर हिलाया और सिया की खूब तारीफ की। सुधा जी खुश थी उनकी बात सुन, इस वजह से वो बोली, ठीक है फिर तो आज उस लड़की के साथ आपके बेटे की नहीं बल्कि मेरे बेटे राघव की शादी होगी। और बस उनकी बात सुन राघव हैरान हो गया। वो जल्दी से बोली, मोम आप क्या बोल रही हो? शादी और वो भी मेरी? राघव बहुत ही हैरान था सुधा जी की बात सुन और वो 2 कदम पीछे हो गया। हाँ राघव, तुम्हारी शादी में चाहती हूँ कि तुम उस लड़की से शादी करो, और अगर तुम अपनी माँ से थोड़ा भी प्यार करते हो तो तुम इस शादी के लिए मना नहीं करोगे और मेरे साथ अंदर आओगे, वरना तुम यहाँ से ही वापस जा सकते हो। सुधा जी ने डायरेक्ट अपना फैसला सुना दिया और मिश्रा सर के साथ अंदर की ओर जाने लगी। वो चाहती थी कि ये शादी हो जाए और इसके पीछे वजह थी कविता जी और संजय जी। संजय जी बैंक में काम करते थे और उन्हें रिटायर होने में बस 1-2 साल ही बाकी थे। वही कविता जी की हेल्थ जो दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी, उनके साथ घर में किसी ना किसी का होना जरूरी था। वो पिछले कुछ महीनों से अपने बेटे राज को तैयार कर रही थी कि वो शादी के रेडी हो जाए। वैसे देखा जाए तो वो चारों भी अब शादी के लायक हो गए थे। राज अब ऑलमोस्ट 28 साल का था, तो वही कृष्णा और अक्षय 27 साल के। राघव भी अब 26 साल का हो गया था, लेकिन उन तीनों ने, राज, कृष्णा और अक्षय ने, ये कहकर शादी की बात टाल दी थी कि उन्हें अभी शादी नहीं करनी है। इनफैक्ट जब तक वो 30 क्रॉस नहीं कर लेते तब तक वो शादी नहीं करेंगे, और उन्हें भी उनकी तरह ही डॉक्टर वाइफस चाहिए थी। इस वजह से वो आज ये शादी करने के लिए भी तैयार नहीं होंगे। राघव सबसे छोटा होने की वजह से उन्होंने उससे नहीं पूछा था और आज सीधा वो उसे शादी के लिए खड़ा होने के लिए बोल रहे थे। राघव ने गहरी सांस छोड़ी। वो अब पछता रहा था कि वो क्यों इस शादी को आया। वो अपनी माँ की मना नहीं कर सकता था। आखिर उन्होंने ने उनके लिए क्या कुछ नहीं किया था, इस वजह से ना चाहते हुए भी उसे अपने कदम आगे बढ़ाने पड़े। वो जल्दी से उसकी माँ के पास आया और उसे अंदर आया हुआ देख कहीं ना कहीं सुधा जी और मिश्रा सर को बहुत ही खुशी हुई। उनके मुस्कुराते हुए चेहरे को देख राघव थोड़े गुस्से से ही बोला, आपकी बात में टाल नहीं सकता। मोम इसी वजह से अंदर आ गया, लेकिन क्या आपको लगता है कि वो लोग अपनी बेटी की शादी मुझसे कराने के लिए तैयार होंगे? राघव का सवाल सुधा जी को हकीकत का एहसास दिला गया। उन्होंने उसे कसम तो दे दी थी कि उससे ये शादी करनी है, लेकिन उस लड़की के घर वाले, क्या वो मानेंगे? अगर राहुल और रोहित का प्लान सक्सेसफुल हो गया और उन्होंने उस लड़की की शादी रोहित के साथ कर दी तो? यही सवाल अब सुधा जी के दिमाग में घूम रहे थे। उन्हें यूं फिक्रमंद हुआ देखकर मिश्र सर बोले, आप फिक्र मत कीजिए सुधा मैडम, मैं उन लोगों से, सिया के घर वालों से बात करूंगा। अब चलिए, इससे पहले कि देर हो जाए हम अंदर चलते हैं। मिश्रा जी की बात सुन सुधा जी ने अपनी अंदर जाने की स्पीड बढ़ाई और अंदर की ओर जाने लगे, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें थोड़ी देर हो ही गई थी। सिया पहले ही मंडप में आ गई थी और सभी को राहुल के गायब होने की खबर भी मिल गई थी। शादी में आए सभी लोग अलग अलग बातें बना रहे थे, जिसे सुनते हुए मिश्रा सर, सुधा जी और राघव अंदर गए। सिया अपनी दोनों सहेलियों के साथ स्टेज पर घबराई हुई खड़ी थी। भले ही वो घूंघट में ढकी हुई थी, लेकिन फिर भी उसका कांपना नीचे खड़े सभी को महसूस हो रहा था। मिश्रा सर ने वही मौजूद किसी को सभी के बारे में पूछा और फिर उन्होंने कुछ कहते हुए एक कमरे की ओर इशारा किया। मिश्रा सर, सुधा जी और ना चाहते हुए राघव भी वह चला गया और अंदर जाते ही उसके कानों पर जो लफ्ज टकराए उसे सुन राघव को बड़ा ही गुस्सा आया। मिसेस मिश्रा बहुत गुस्से में सिया की सभी घरवालों को बातें सुना रही थी और वही वो सभी हाथ जोड़कर खड़े चुपचाप बातें सुन रहे थे। मिसेस मिश्रा फिर आगे गुस्से से बोली, ये इस तरह हाथ जोड़कर खड़े रहने से कुछ नहीं होगा, सब आपकी ही गलती है। आपने इतना बड़ा सच हमसे क्यों छुपाया कि आपके घर की दोनों बेटियां अपने यारों के साथ घर से भाग गई है? और हाँ, कहीं इसीलिए तो आपने इस शादी की जल्दी नहीं कर दी ना, ताकि आप अपनी इस बेटी की करतूत भी छिपा सके। मिसेस मिश्रा की बात सुन बड़े पापा जल्दी से बोले, नहीं नहीं समधन जी, ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारी सिया ऐसी नहीं है। आप मेहरबानी कर ये शादी मत तोड़िए और जमाई जी को वापस बुलाए। बड़े पापा दिल ही दिल गुस्सा तो बहुत थे, लेकिन फिर भी वो अभी चुप थे। अगर ये शादी नहीं होती तो उनकी समाज में क्या इज्जत रह जाती। मिसेस मिश्रा बहुत ही खुश हुई उन्हें यूं गिदगिदाते हुए देख, और फिर कुछ सोचने का नाटक करते हुए वो बोली, नहीं, वो तो अब वापस नहीं आ सकता। उसने साफ साफ मना किया है कि वो ऐसे घर से रिश्ता नहीं जोड़ेगा जहाँ की लड़कियां घर से भाग गई हो। लेकिन, कहकर मिसेस मिश्रा कुछ पल रुकी। उनकी बातें सुन सभी को बहुत डर लग रहा था, मगर उनका लेकिन कहना सबको एक उम्मीद दिला गया।
मिसेस मिश्रा ने फिर अपनी बात आगे बढ़ाते हुए जैसे उन पर एहसान कर रही हो इस अंदाज में बोली, लेकिन मैं अपने बड़े बेटे की शादी आपकी बेटी से करवाने के लिए तैयार हूँ। अब राहुल का वापस आना तो पॉसिबल नहीं है, इसी वजह से मैं अपने बेटे रोहित को इस शादी के लिए तैयार कर सकती हूँ। हाँ, अगर वो तैयार हुआ तो वो क्या है ना, वो भी आपकी यूं बेइज्जत हुई लड़की से शादी करने के लिए पहले मन ही करेगा, लेकिन मुझे यकीन है वो अपनी माँ की बात भी नहीं टालेगा ही ना रोहित। क्या तुम अपनी माँ की खातिर ये शादी करोगे? मिसेस मिश्रा फिर वही मौजूद अपने नाकारा बेटे के पास जाकर खड़ी हो गई। सिया की रोहित से शादी, ये बात गिरीश यानी सिया के पापा को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी थी, लेकिन वो अपने बड़े भाई के आगे कुछ बोल नहीं सकते थे। आखिर घर के सभी फैसले वो ही तो लेते थे। रोहित ने भी पहले कुछ ऐसा ही मुंह बनाया कि जैसे उसे ये शादी नहीं करनी है, जिसे देख बड़े पापा बेहद परेशान हुए और बोले, आप तैयार हो जाए रोहित जी। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मेरी सिया आपके मर्जी के हिसाब से ही चलेंगी, और हाँ, आप इस शादी के बदले जो मांगेंगे वो भी मैं देने को तैयार हूँ। बस बड़े पापा का ऐसा कहना, और रोहित और मिसेस मिश्रा बहुत ही खुश हुए। उन्हें भी तो यही चाहिए था, और उसी खुशी से रोहित हाँ बोलने को ही हुआ था कि तब तक राघव अंदर आ गया। बड़े पापा के सामने खड़े होकर वो गुस्से से बोला, आप अपनी बेटी की शादी करवा रहे हैं या फिर उसका सौदा कर रहे हैं? राघव का ये कहना बड़े पापा को बहुत अपमानित कर गया। वहीं मिसेस मिश्रा भी गुस्से से जल्दी से आगे आ गई। पता नहीं ये लड़का कौन था, और अगर उसने कुछ ऐसा वैसे कह दिया तब उनका बना बनाया हुआ प्लान बिगड़ जाता। वो उससे कुछ बोलने को हुई, लेकिन उससे पहले ही मिश्रा सर बोले, सिया की शादी रोहित से नहीं होगी। अपने दोस्त मिश्रा की बात सुन बड़े पापा उनके पास आए और बोले, ये क्या कह रहा है यार तू? कम से कम हमारी इस दोस्ती के खातिर तो तैयार हो जा इस शादी के लिए। कितने लोग बाहर आए हुए हैं, और अगर ये शादी टूट गई तो बहुत बदनामी होगी यार मेरी। मान जा इस शादी के लिए। बड़े पापा हाथ जोड़कर मिश्रा सर के सामने खड़े हो गए। वो मिश्रा सर को बहुत अच्छे जानते थे, इसी वजह से तो उन्होंने सिया का रिश्ता उनके घर में तय किया था, और अब ये सब उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। मिश्रा सर ने उनके जोड़े हुए हाथ को पकड़ा, और मिसेस मिश्रा को लगा कि वो शायद मन कर दे, इस वजह से वो जल्दी से बोली, ये क्या कर रहे हैं जी आप? अपने दोस्त को यूं खुद के सामने हाथ जोड़कर खड़ा करना अच्छी बात थोड़ी ही है, और हाँ, अगर ये शादी नहीं हुई तो समाज में इनके साथ साथ हमारी भी तो बेइज्जती हो ही जाएंगी ना। आप मना मत कीजिए इस शादी को। भाई साहब, हम तैयार हैं इस शादी के लिए, चलिए जल्दी बाहर मुहूर्त बीता जा रहा है। मिसेस मिश्रा ने खुद ही से सब कुछ डिसाइड कर लिया और बाहर जाने के लिए भी मुड़ी। बड़े पापा खुश तो बहुत हुए, लेकिन फिर भी वो अपने दोस्त की तरफ देखने लगे। मिश्रा सर फिर बोले, मैंने भी मना नहीं किया इस शादी के लिए। आज यहाँ सिया की शादी होगी, लेकिन रोहित के साथ नहीं, बल्कि राघव के साथ। मिश्रा सर का ये कहना सभी को हैरत में डाल गया। रोहित और मिसेस मिश्रा तो उन्हें खा जाने वाली नज़र से देखने लग गए। मिसेस मिश्र फिर आगे आई और अपने गुस्से को किसी तरह से दबाते ही बोली, ये आप क्या कह रहे हैं? और राघव? कौन राघव? कहते हुए उनकी नज़र राघव की तरफ गई और वो कुछ बोलने को हुई, मगर उनकी बात को काटते हुए मिश्रा सर फिर से बोले, देखो आनंद, सिया की शादी रोहित से नहीं हो सकती। सिया अभी सिर्फ 18 साल की है और रोहित जल्द ही 37 साल का हो जाएगा। उन दोनों में उम्र का काफी ज्यादा गैप है, इसी वजह से मैं चाहता हूँ कि ये शादी ना हो, बल्कि राघव और सिया की शादी हो जाए। राघव बहुत ही अच्छा लड़का है, और वो एक बहुत काबिल और सक्सेसफुल डॉक्टर भी है। उसका खुद का अपना हॉस्पिटल है। तो मैं चाहूंगा कि तुम मेरी बात का मान रख लो और राघव सिया के शादी के लिए तैयार हो जाओ। मिश्रा जी का ये कहना उनके परिवार को गुस्सा दिला गया, तो वही बाकी सबको सोच में डाल गया। गिरीश जी को भी राघव के बारे में सुनकर और उसे देखकर बहुत अच्छा लगा था। आखिर राघव सक्सेसफुल होने के साथ काफी गुड लुकिंग भी तो था, और आज तो वो दिखने के मामले में कहर भी ढा रहा था। उसकी पर्सनैलिटी ही ऐसी थी कि जिससे अट्रैक्ट होए बगैर कोई नहीं रह पाता था। मिसेस मिश्र ने एक नज़र अपने पति को और फिर राघव को देखा और गुस्से से कुछ बोलने को हुई, लेकिन वो कुछ बोल पाती उससे पहले ही प्रिया, सिया की माँ, बोली, हमें मंजूर है, मेरे सिया की शादी राघव जी के साथ ही होंगी। वो सबसे पूछ नहीं रही थी, बल्कि सबको बता रही थी, और जिस तरह से उन्होंने मेरी सिया कहा था ना, उस हिसाब से सबको समझते देर नहीं लगी कि वो अब किसी की बात नहीं मानेंगी। बड़े पापा को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन गिरीश जी को चुप देख वो कुछ नहीं बोले और उन्होंने अपना सर हाँ में हिला दिया। प्रिया जी फिर सुधा जी के पास आ गई और उनकी नजरों में का सवाल देख सुधा जी बोली, मैं राघव की माँ हूँ। उनका इतना ही कहना कि प्रिया जी ने उनके आगे हाथ जोड़ दिए और बोली, बहन जी, मेरा यकीन कीजिए, मेरी सिया बहुत अच्छी है और बहुत पाक भी। उसके बहनों ने ऐसा क्यों किया मैं नहीं जानती, लेकिन मैं ये पूरे यकीन के साथ कह सकती हूँ कि मेरे सिया का दमन बिल्कुल पाक साफ है और वो आगे भी आपके लफ्जों के बाहर नहीं जाएंगी। प्लीज उसे अपना लीजिए। प्रिया के हाथ नीचे करते हुए सुधा जी बोली,
आपको हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है बहन जी, मैं समझती हूँ। और आप बेफिक्र हो जाइए, मेरे घर में आपकी बेटी को पूरी इज्जत मिलेंगी और घर की सबसे छोटी बहू होने का मान भी। और बस उनकी बात प्रिया जी को बहुत सुकून पहुंचा गए। घर की बाकी औरतों ने भी प्रिया का साथ दिया और फिर किसी के पास कुछ कहने के लिए बचा ही नहीं। अब सब कुछ होने में ही जमा था। इस वजह से बड़े पापा भी इस शादी के लिए मान गए और वो सभी राघव को लेकर मंडप में आ गए। राघव को दूल्हे की जगह देख पीठ पीछे बातें तो बहुत बनी, लेकिन मुंह पर कोई कुछ नहीं कह पाया। मिश्रा जी ने सभी को यही बताया कि उनके बेटे राहुल को कोई और पसंद थी और वो किसी को बिना बताए ही शादी से भाग गया। इसी वजह से आज सिया की शादी राघव से होने जा रही है। मिसेस मिश्रा जो सभी को ये बताने के लिए उतावली हो रही थी कि सिया का चरित्र खराब है, इसी वजह से उन्होंने ये शादी तोड़ दी। मगर उनका मकसद पूरा होने से पहले ही मिश्रा जी ने अपने बेटे को ही गलत साबित कर दिया और यही नहीं कि सबके सामने बोल भी दिया। इस वजह से वो कुछ नहीं कर पाए और गुस्से में वहां से चली भी गई। अब आगे क्या हुआ ये जानना है तो वेट कीजिए अगले पार्ट का। और हाँ, कमेंट कर मेरी स्टोरी शेयर करना भी मत भूलिए। थैंक यू। कैरेक्टर इंट्रो। राघव सक्सेना हमारा हीरो। संजय सक्सेना और सुधा सक्सेना राघव के पेरेंट्स। राज सक्सेना राघव का बड़ा भाई। अजय मेहरा और कविता मेहरा राघव के मामा और बुआ। अजय ये सुधा के भाई थे और कविता संजय जी की बहन। अजय मेहरा अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। कृष्णा मेहरा और अक्षय मेहरा राघव के कजिन्स और अजय कविता के बच्चे। कृष्णा और अक्षय 3-4 साल के थे तब एक एक्सीडेंट में उन्होंने अपने डैड अजय को खो दिया और फिर कविता जी संजय और सुधा के साथ ही रहने लगी। वो चारों बचपन से साथ थे, इस वजह से उनकी बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। अब मिलते हैं हमारे सिया की फैमिली से। सिया अग्निहोत्री हमारी हीरोइन। गिरीश अग्निहोत्री और प्रिया अग्निहोत्री सिया के पेरेंट्स। सिया इनकी एकलौती बेटी है। आनंद अग्निहोत्री और कोमल अग्निहोत्री सिया के बड़े पापा और बड़ी माँ। इनके 3 बच्चे हैं, आलोक, शशांक और जया। विनोद अग्निहोत्री और पूजा अग्निहोत्री सिया के चाचू और चाची। इनके 2 बच्चे हैं, प्रियेश और प्रभा। आगे के 1-2 पार्ट्स में मैं फिर एक बार सभी फैमिली मेंबर्स का इंट्रो दे दूंगी ताकि आगे जाकर कोई कंफ्यूजन ना हो। के पास आ गई और उनके नजरों में का सवाल देख सुधा जी बोली, मैं राघव की माँ हूँ। उनका इतना ही कहना कि प्रिया जी ने उनके आगे हाथ जोड़ दिए और बोली, बहन जी मेरा यकीन कीजिए, मेरी सिया बहुत अच्छी है और बहुत पाक भी। उसके बहनों ने ऐसा क्यों किया मैं नहीं जानती, लेकिन मैं ये पूरे यकीन के साथ कह सकती हूँ कि मेरे सिया का दमन बिल्कुल पाक साफ है और वो आगे भी आपके लफ्जों के बाहर नहीं जाएंगी। प्लीज उसे अपना लीजिए। प्रिया के हाथ नीचे करते हुए सुधा जी बोली, आपको हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है बहन जी, मैं समझती हूँ। और आप बेफिक्र हो जाइए, मेरे घर में आपकी बेटी को पूरी इज्जत मिलेंगी और घर की सबसे छोटी बहू होने का मान भी। और बस उनकी बात प्रिया जी को बहुत सुकून पहुंचा गए। घर की बाकी औरतों ने भी प्रिया का साथ दिया और फिर किसी के पास कुछ कहने के लिए बचा ही नहीं। अब सब कुछ होने में ही जमा था। इस वजह से बड़े पापा भी इस शादी के लिए मान गए और वो सभी राघव को लेकर मंडप में आ गए। राघव को दूल्हे की जगह देख पीठ पीछे बातें तो बहुत बनी, लेकिन मुंह पर कोई कुछ नहीं कह पाया। मिश्रा जी ने सभी को यही बताया कि उनके बेटे राहुल को कोई और पसंद थी और वो किसी को बिना बताए ही शादी से भाग गया। इसी वजह से आज सिया की शादी राघव से होने जा रही है। मिसेस मिश्रा जो सभी को ये बताने के लिए उतावली हो रही थी कि सिया का चरित्र खराब है, इसी वजह से उन्होंने ये शादी तोड़ दी। मगर उनका मकसद पूरा होने से पहले ही मिश्रा जी ने अपने बेटे को ही गलत साबित कर दिया और यही नहीं कि सबके सामने बोल भी दिया। इस वजह से वो कुछ नहीं कर पाए और गुस्से में वहां से चली भी गई। घूंघट की आड़ छिपी सिया चुपचाप स्टेज पर खड़ी भरी आंखों से अब तक मिलते तानों को सुन रही थी। उसे काफी पहले ही स्टेज पर बुला लिया था और यहाँ आने के बाद उसे पता चला था कि उसका होने वाला पति कब का भाग गया है। उसकी फैमिली में से किसी ने भी ये जरूरी नहीं समझा कि वो उसके साथ वहाँ खड़े रहे या फिर उसे वहाँ से अंदर ले जाए। एक एक कर वो सभी किसी कमरे में चले गए। तब तक सिया अकेले ही स्टेज पर खड़ी लोगों में हो रही बातें सुनने लगी। कोई उसे ताने दे रहा था तो कोई उसके नसीब को कोस रहा था, किसी को उसके लिए बुरा लग रहा था तो किसी को उस पर हंसी आ रही थी। और इन सब बातों की वजह से सिया का मुजुक दिल कांच की तरह टूट रहा था। फिर कुछ देर बाद सब स्टेज पर आ गए और ऐलान कर दिया कि उसकी शादी अब दूसरे लड़के से होने वाली है। दूसरा सिया के दिल में सबसे पहले ख्याल आया वो राहुल के बड़े भाई रोहित का और वो डर से कांप उठी। नहीं, वो ऐसा नहीं चाहती थी। रोहित से शादी करने से बेहतर है कि वो अपनी जान दे दे और इसीलिए उसने वहां से अपने कदम उठाना चाहा। लेकिन तभी मिश्रा जी ने कहा कि उसकी शादी राघव से होने वाली है। और बस इतना ही नहीं, उन्होंने सिया पर कोई इल्जाम न लगाकर अपने बेटे को पूरा दोष दिया। इस बात से सिया के कदम वहां रुक गए और बाकी सब उसे हवकुंड की तरफ ले जाने लगे।
रुकिए, राघव की आई आवाज, और सबने उसकी तरफ देखा। सिया के कदम भी ठिठक गए उस आवाज को सुन और उसके दिल में अनचाहा डर बैठ गया। वो घबराते हुए वहीं खड़ी रही और तभी उसे कोई अपने ठीक सामने खड़ा हुआ महसूस हुआ। सुधा जी ने फिक्र से राघव से पूछा, क्या हुआ राघव, क्यों रोका तुमने? सुधा जी की आवाज सुन राघव ने उनके तरफ हाथ किया और रुकने का इशारा किया। फिर सिया की तरफ देखते हुए वो बोला, क्या तुम इस शादी के लिए तैयार हो? राघव का सवाल सुन सिया की आंखों में नमी छाने लगी। उसके अपनों ने तक के ये सवाल पूछना जरूरी नहीं समझा था कि क्या वो सच में शादी करना चाहती है, और ना जाने सामने खड़ा ये शख्स कौन है जो उससे इतने अपनेपन से बात कर रहा है, उससे उसकी मर्जी पूछ रहा है। उसके आंखों से नमी लुढ़क कर नीचे आ गई। राघव को उसका कोई भी जवाब नहीं मिला, मगर उसकी हल्की सी सिसकी उसे सुनाई दी, जिसे सुन उसे बहुत ही बुरा लगा। वो फिर से फिक्र से बोला, अगर तुम नहीं चाहती कि ये शादी हो तो मेरा यकीन करो, मैं ये शादी नहीं होने दूंगा, ना ही मुझसे और ना ही किसी और से। तुम जो चाहोगी वही होगा और वैसा ही होगा। तो बताओ कि क्या चाहती हो तुम? राघव की बातों में अपनापन था, उसके लिए फिक्र थी और उतनी ही उसके लिए इज्जत भी। सिया को बहुत ही अपनापन महसूस हुआ उसकी बातों से। कृष्णा जी, दिल ही दिल सिया ने अपने भगवान कृष्णा जी को पुकारा और उनसे बोली, आपसे वादा किया था मैंने कि जो भी हो मैं आज ये शादी करूंगी और पूरे दिल से भी निभाऊंगी भी। क्या आप ये चाहते हैं कि मैं ये शादी करूं? सिया खुद से ही सवाल कर रही थी और तभी उसे उसके बड़े पापा की आवाज सुनाई दी, जिसे सुन वो घबरा गई। उसके बड़े पापा राघव से बोले, ये क्या कह रहे हैं आप राघव जी? आपने और आपकी माँ जी ने अंदर खुद ही इस शादी के लिए हाँ कहा था और आप अब है की? बड़े पापा आगे कुछ बोल पाते उससे पहले ही राघव ने उन्हें रोक दिया और वो बोला, इस शादी के लिए मैंने अब भी मना नहीं किया है। माँ चाहती है कि मैं ये शादी करूँ तो ऐसा ही होगा, लेकिन इस शादी के लिए मेरे साथ साथ सिया की हाँ की उतनी ही जरूरी है। कहकर राघव सिया की तरफ मुड़ा और उससे फिर से सवाल करते हुए बोला, बताओ सिया, तुम्हारा क्या फैसला है? क्या तुम मुझसे शादी करोगी? क्या तुम मेरी हमसफर बनना चाहोगी? राघव ने कहते हुए जाने अनजाने ही सही उसके आगे हाथ कर दिया और बिना कुछ कहे ही सिया ने उसका हाथ अपने नाजुक हाथों में थाम लिया। कुछ ही देर में शादी की सभी रस्में हुई और सिया ऑफिशियली सिया से सिया राघव सक्सेना हो गई। थैंक यू। कैरेक्टर इंट्रो। राघव सक्सेना हमारा हीरो। संजय सक्सेना और सुधा सक्सेना राघव के पेरेंट्स। राज सक्सेना राघव का बड़ा भाई। अजय मेहरा और कविता मेहरा राघव के मामा और बुआ। अजय ये सुधा के भाई थे और कविता संजय जी की बहन। अजय मेहरा अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। कृष्णा मेहरा और अक्षय मेहरा राघव के कजिन्स और अजय कविता के बच्चे। कृष्णा और अक्षय 3-4 साल के थे तब एक एक्सीडेंट में उन्होंने अपने डैड अजय को खो दिया और फिर कविता जी संजय और सुधा के साथ ही रहने लगी। वो चारों बचपन से साथ थे, इस वजह से उनकी बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। अब मिलते हैं हमारे सिया की फैमिली से। सिया अग्निहोत्री हमारी हीरोइन। गिरीश अग्निहोत्री और प्रिया अग्निहोत्री सिया के पेरेंट्स। सिया इनकी एकलौती बेटी है। आनंद अग्निहोत्री और कोमल अग्निहोत्री सिया के बड़े पापा और बड़ी माँ। इनके 3 बच्चे हैं, आलोक, शशांक और जया। विनोद अग्निहोत्री और पूजा अग्निहोत्री सिया के चाचू और चाची। इनके 2 बच्चे हैं, प्रियेश और प्रभा। आगे के 1-2 पार्ट्स में मैं फिर एक बार सभी फैमिली मेंबर्स का इंट्रो दे दूंगी ताकि आगे जाकर कोई कंफ्यूजन ना हो। 1 सपोर्टिव राघव। कृष्णा जी, दिल ही दिल सिया ने अपने भगवान कृष्णा जी को पुकारा और उनसे बोली, आपसे वादा किया था मैंने कि जो भी हो मैं आज ये शादी करूंगी और पूरे दिल से भी निभाऊंगी भी। क्या आप ये चाहते हैं कि मैं ये शादी करूं? सिया खुद से ही सवाल कर रही थी और तभी उसे उसके बड़े पापा की आवाज सुनाई दी, जिसे सुन वो घबरा गई। उसके बड़े पापा राघव से बोले, ये क्या कह रहे हैं आप राघव जी? आपने और आपकी माँ जी ने अंदर खुद ही इस शादी के लिए हाँ कहा था और आप अब है की? बड़े पापा आगे कुछ बोल पाते उससे पहले ही राघव ने उन्हें रोक दिया और वो बोला, इस शादी के लिए मैंने अब भी मना नहीं किया है। माँ चाहती है कि मैं ये शादी करूं तो ऐसा ही होगा, लेकिन इस शादी के लिए मेरे साथ साथ सिया की हाँ की उतनी ही जरूरी है। कहकर राघव सिया की तरफ मुड़ा और उससे फिर से सवाल करते हुए बोला, बताओ सिया, तुम्हारा क्या फैसला है? क्या तुम मुझसे शादी करोगी? क्या तुम मेरी हमसफर बनना चाहोगी? राघव ने कहते हुए जाने अनजाने ही सही उसके आगे हाथ कर दिया और बिना कुछ कहे ही सिया ने उसका हाथ अपने नाजुक हाथों में थाम लिया। कुछ ही देर में शादी की सभी रस्में हुई और सिया ऑफिशियली सिया से सिया राघव सक्सेना हो गई। देखते ही देखते उसके विदाई का वक्त हो गया और कभी नहीं तो आज। सिया के पापा उसे गले से लगाकर रो पड़े। उसकी माँ, चाची और बड़ी माँ भी बहुत रोई उसके गले लग और उसका भाई शशांक भी। ऐसे ही आगे बढ़ सिया अपने सभी घरवालों से मिली और आखिर में उसने अपने बड़े पापा के पैर छू लिए। उन्होंने उसे उठाकर अपने गले से लगा लिया और धीरे से बोले, तुम जानती हो सिया,
मैंने अपने सभी बच्चों में सबसे ज्यादा तुम्हें प्यार किया है, मगर तुमसे भी बढ़कर मुझे अपने खानदान की इज्जत प्यारी है। तुम जब तक उस घर को अपना मानकर अच्छे से रहूंगी, तब तक ही तुम्हारे लिए इस घर के दरवाजे खुले हैं। जिस दिन किसी भी वजह से, मैं फिर से कहता हूँ कि अगर किसी भी वजह से तुमने वो घर छोड़ा या फिर कुछ ऐसी हरकत की जिस वजह से हमें शर्मिंदा होना पड़े, बस उसी वक्त से तुम हमारे लिए मर जाऊंगी, जिस तरह से वो दोनों लड़कियां मर गई। तुम पर यकीन कर तुम्हें विदा कर रहा हूँ सिया, मेरे इस यकीन को मत तोड़ो। बड़े पापा ने कहकर सिया के सर पर अपना हाथ रखा और उसे आशीर्वाद देकर गाड़ी तक छोड़ने आ गए। उन्होंने सिया के लिए गाड़ी का दरवाजा खोला और उसे अंदर बैठने का इशारा किया। तभी सिया उनसे बोली, मैं आपका यकीन नहीं तोड़ूंगी बड़े पापा, और घर को पूरे दिल से अपनाऊंगी। बस आप मुझसे नाराज मत रहिए। सिया जानती थी कि उसके बड़े पापा ने बहुत बार अपनी वसूलों को दूर रखकर उन सभी की, स्पेशली सिया की हर एक ख्वाहिश पूरी की थी, और हर बार न चाहते हुए भी सिर्फ उनके खुशियों के लिए उन्होंने हर एक बात मानी थी। मगर जब से सिया की दोनों बड़ी बहनें घर से भाग गए थे, बस तब से ही वो इतना बदल गए थे। सिया ने उनकी तरफ देखते हुए उनका हाथ पकड़ा और अगले ही लम्हे फिर एक बार उसे अपने सर पर बड़े पापा का हाथ महसूस हुआ और थोड़े रुंधे गले से बोले, खुश रहो। और फिर उन्होंने सिया को अंदर बिठा दिया। वो राघव और सुधा जी के सामने आए और बोले, जमाई सा, ख्याल रखिएगा उसका। और फिर सुधा जी की तरफ देख उन्होंने अपने हाथ जोड़ दिए। सुधा जी उनसे बोली, आप फिक्र मत कीजिएगा समधी जी, आपकी बेटी अब हमारी जिम्मेदारी है और हम उसका अच्छे से ख्याल रखेंगे। सुधा जी भी फिर सबसे मिली और उन्होंने उन सब से विदा ले ली। सिया और सुधा जी पीछे बैठे थे और राघव आगे कार ड्राइव कर रहा था। तीनों भी फिलहाल बहुत खामोश थे। उन तीनों के दिल में अलग अलग बातें चल रही थी, इस वजह से उनमें से किसी ने भी कुछ नहीं कहा। कुछ ही देर में सुधा जी को कविता जी का फोन आया और रिंग होते फोन की वजह से वो अपने ख्यालों से बाहर आ गए। जब शादी शुरू थी तभी उन्होंने घर पर फोन कर राघव के शादी के बारे में बता दिया था और सिया के वेलकम की छोटी मोटी तैयारी करने के लिए भी बोल दिया था। ये सब सुनकर सब तो बहुत हैरान थे, मगर फिर भी उन्होंने थोड़ी बहुत तैयारी कर दी थी। सुधा जी ने फोन रिसीव किया और बोले, हाँ कविता बोलो। पूर्ण विराम उद्धरण चिन्ह। सामने से कविता जी बोली, जी भाभी आप कब तक आ रही है? तैयारी तो वैसे हो गई है और राज, अक्षय और कृष्णा तीनों भी घर आ गए हैं, मगर मोहल्ले की कुछ लेडीज भी आई हुई है, क्या ये ठीक रहेगा ना? कविता जी ने थोड़े धीरे से ही कहा। सुधा जी को भी ये समझ आ गया कि वो धीरे से क्यों बात कर रही है, जरूर मोहल्ले की लेडीज वही आसपास ही होंगी। उन्होंने गहरी सांस छोड़ी और फिर कविता जी से बोली, ठीक है कोई बात नहीं, वैसे भी ये बात आज ना कल सभी को पता चलनी ही है, तो रहने दो। और हाँ, राज से कहकर उनके नाश्ते पानी का देख लो, बाहर से ऑर्डर करना, किचन में मत घुस जाना तुम, समझी? सुधा जी ने एक दो और बातें की और फिर कॉल कट कर दी। उनकी नज़र चुपचाप बैठे सिया पर और फिर ड्राइव कर रहे राघव पर गई। आराम से बैठो सिया, और हाँ घबराने की जरूरत नहीं है, अब हम एक फैमिली है तो फील कंफर्टेबल, सुधा जी ने प्यार से सिया से कहा और सिया ने हाँ में सर हिला दिया। उसके लंबे घूंघट की वजह से उसका चेहरा नहीं दिख रहा था और अब जाकर सुधा जी को सिया का चेहरा देखने की तमन्ना हुई। मिश्रा जी की बातों से ये तो जाहिर था कि सिया बहुत ही संस्कारी और अच्छी बच्ची है, लेकिन वो दिखती कैसी है ये बात तो उन्हें भी पता नहीं थी। इस वजह से उन्हें उसका चेहरा देखने की तमन्ना हुई, जिसे उन्होंने अपने दिल में ही रखा, ये सोचकर कि घर जाकर वो सबसे साथ ही उसकी मुंह दिखाई कर लेंगे। कुछ ही देर में उनकी गाड़ी एक खूबसूरत से घर के गेट के अंदर दाखिल हुई और सुधा जी ने नीचे उतरकर सिया के तरफ का गेट खोल दिया। वो उससे बोली, आओ सिया, तुम्हारा हमारे घर में स्वागत है। सुधा जी की बात सुन सिया धीरे धीरे बाहर आई और उन्होंने उसे सीधे राघव के पास ले जाकर दरवाजे के सामने खड़ा कर दिया। कविता जी ने आरती की थाल लाकर सुधा जी के पास दे दी और सुधा जी ने आरती उतारकर सिया को चावल के कलश को लांद कर अंदर आने के लिए बोला। आस पड़ोस की औरतें बस सिया के नाजुक काया को निहारने में लगी हुई थी और जब सिया ने कलश को गिराने के लिए अपना पैर आगे किया तब उसके खूबसूरत गोर पैर को देखकर हैरान हो गई, या फिर ये कहे कि सिया के गोर पैर में जचते गोल की उस हैवी से पायल को देख हैरान हो गई। कलश को गिराते हुए ही सिया अंदर घर में आई और फिर सुधा जी उसे अंदर ले गई। कविता जी बोली, राघव तुम और। कविता जी एक पल रुकी। राघव की दुल्हन का नाम क्या था ये तो उन्हें पता ही नहीं था। उन्हें यूं खामोश हुआ देख राघव ही बोला, सिया, सिया नाम है इसका। कविता जी मुस्कुराए और हाँ में सर हिलाकर बोली, तुम और सिया जाकर सबसे पहले भगवान जी का आशीर्वाद ले लो और फिर सभी बड़ों का। कविता जी की बात सुन राघव ने हाँ में सर हिलाया और आगे जाने के लिए कदम बढ़ाए, लेकिन फिर कुछ सोचकर उसने सिया का हाथ अपने हाथ में लिया और उसे घर में बने मंदिर की ओर ले गया। उन दोनों को जाता हुआ सब देखते ही रह गए। राघव सिया ने भगवान की मूर्ति के आगे हाथ जोड़े और तभी राघव उससे बोला, डरने की कोई बात नहीं है सिया, फील कंफर्टेबल, कोई तुमसे कुछ नहीं कहेगा, ओके?
राघव की बात सुन सिया जल्दी से उसकी तरफ मुड़ी और हाँ में सर हिला दिया। वो खुद ही जानती थी कि कार में बैठने के बाद से उसे कितना डर लग रहा था, लेकिन उसके इस डर को बिना कहे ही राघव ने समझ लिया था और अब उसे हौसला देकर उसे शांत भी करवा दिया। सिया धीरे से बुदबुदाई, थैंक यू। उसके ये लफ्ज इतने धीरे थे कि राघव को कुछ सुनाई ही नहीं दिया और वो उसकी ओर झुककर बोला, कुछ कहा क्या? सिया हड़बड़ा गई उसके यूं इस तरह करीब आने पर, और उसने जल्दी से ना में सर हिलाया और एक कदम पीछे होने को हुई। राघव को भी समझ आ गया कि वो कुछ ज्यादा ही उसके करीब हो गया है, इस वजह से वो दूर हट गया और बोला, सॉरी, वो मेरा तुम्हें डराने का इरादा नहीं था। बस राघव को समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे एक्सप्लेन करे। वो खामोश हो गया। कोई बात नहीं, सिया का फिर से वो धीरे से गुनगुनाना, जो अब भी राघव के कानों तक नहीं पहुंचा, लेकिन उसने अब उसके करीब झुकने की गलती नहीं की और उसके सामने हाथ कर बोला, चले। सिया ने भी फिर अपना हाथ उसके हाथ में दे दिया और अंदर की ओर चले गए। उसी वक्त बाहर हॉल में मोहल्ले की सभी लेडीज सिया के बारे में जानने के लिए उत्सुक थी। उन्हीं में से एक मिसेस पटेल बोली, मिसेस सक्सेना, राघव की शादी ऐसे अचानक कैसे तय कर दिया आपने? लव शव का तो कोई चक्कर नहीं था ना? नहीं, मेरा मतलब ही है कि आपके तीनों बड़े बेटे अब भी शादी के बाकी है और घर के सबसे छोटे बेटे की शादी, ये बात कुछ रास नहीं आई। मिसेस पटेल की बात से सहमति जताते हुए और एक लेडीज मिसेस शाह बोली, लव शव ही होगा या फिर कहीं ऐसा तो नहीं है ना? लड़की के घर वालों को इन दोनों के बारे में पता चल गया और फिर गुस्से में उन्होंने इस लड़की, क्या नाम था, हाँ, सिया की शादी कही और तय कर दी और फिर आपने जाकर। मिसेस शाह अपनी बात पूरी कर पाती उससे पहले ही कृष्णा गुस्से से बोला, क्या आपको ये कोई फिल्म नजर आ रही है जो इतनी फिल्मी स्टोरी आप बना रही है? कृष्णा की गुस्से भरी आवाज सुन सुधा जी ने उसे पुकारा और फिर मिसेस शाह और बाकी सब के तरफ देखकर बोली, आजकल के ज़माने में कहाँ अरेंज मैरिज होती है मिसेस शाह, और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद आपके बेटे और हाँ आपकी बेटी दोनों ने भी लव मैरिज ही की है ना? तो फिर मेरे बेटे की लव मैरिज का आप बखेड़ा क्यों खड़ा कर रही है? सुधा जी की वो सख्त आवाज़ सुन मिसेस शाह को भी गुस्सा आ गया और वो बोली, हाँ कि हे, मेरे बच्चों ने लव मैरिज, लेकिन उसमें भी दोनों फैमिली की रजामंदी थी, आपकी तरह नहीं ऐसे अचानक। पूर्ण विराम उद्धरण चिन्ह। मिसेस शाह पूरा बोल भी नहीं पाई थी, तब तक सुधा जी बोली, अचानक नहीं, ये शादी पहले से ही होना तय थी। राघव ने हमें सिया के बारे में बताया था और हम। सुधा जी आगे बोल पाती उससे पहले ही शशांक और आलोक, सिया के भाई, दरवाजे पर आ गए। उन्होंने से सबको नमस्ते बोला और फिर आगे आलोक बोला, वो हम सीयू का सामान लेकर आए थे। सॉरी, वो आपका एड्रेस थोड़ा अंदर होने की वजह से गाड़ियों की आने में दिक्कत हो गई। हम आओ, अंदर आओ। आलोक और शशांक, सिया घर के मंदिर में आशीर्वाद लेने गई है, आती ही होंगी अब, सुधा जी ने पहले आलोक से कहा और शशांक जो इधर उधर अपनी बहन को तलाश रहा था उसे भी बता दिया। जी नहीं आंटी, हम सोच रहे हैं कि पहले सारा सामान उतार देते हैं, वो गाड़ियों को जाना है ना, कहाँ रखे सभी सामान, आलोक ने कहा और तभी उसकी नज़र राघव का हाथ थामकर आते हुए सिया पर गई। चेन्नई, बेचैन सिया। मिसेस पटेल की बात से सहमति जताते हुए और एक लेडीज मिसेस शाह बोली, लव शव ही होगा या फिर कहीं ऐसा तो नहीं है ना? लड़की के घर वालों को इन दोनों के बारे में पता चल गया और फिर गुस्से में उन्होंने इस लड़की, क्या नाम था, हाँ, सिया की शादी कही और तय कर दी और फिर आपने जाकर। मिसेस शाह अपनी बात पूरी कर पाती उससे पहले ही कृष्णा गुस्से से बोला, क्या आपको ये कोई फिल्म नजर आ रही है जो इतनी फिल्मी स्टोरी आप बना रही है? कृष्णा की गुस्से भरी आवाज सुन सुधा जी ने उसे पुकारा और फिर मिसेस शाह और बाकी सब के तरफ देखकर बोली, आजकल के ज़माने में कहाँ अरेंज मैरिज होती है मिसेस शाह, और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद आपके बेटे और हाँ आपकी बेटी दोनों ने भी लव मैरिज ही की है ना? तो फिर मेरे बेटे की लव मैरिज का आप बखेड़ा क्यों खड़ा कर रही है? सुधा जी की वो सख्त आवाज सुन मिसेस शाह को भी गुस्सा आ गया और वो बोली, हाँ कि हे, मेरे बच्चों ने लव मैरिज, लेकिन उसमें भी दोनों फैमिली की रजामंदी थी, आपकी तरह नहीं ऐसे अचानक। पूर्ण विराम उद्धरण चिन्ह। मिसेस शाह पूरा बोल भी नहीं पाई थी, तब तक सुधा जी बोली, अचानक नहीं, ये शादी पहले से ही होना तय थी। राघव ने हमें सिया के बारे में बताया था और हम। सुधा जी आगे बोल पाती उससे पहले ही शशांक और आलोक, सिया के भाई, दरवाजे पर आ गए। उन्होंने से सबको नमस्ते बोला और फिर आगे आलोक बोला, वो हम सीयू का सामान लेकर आए थे। सॉरी, वो आपका एड्रेस थोड़ा अंदर होने की वजह से गाड़ियों की आने में दिक्कत हो गई। हम आओ, अंदर आओ। आलोक और शशांक, सिया घर के मंदिर में आशीर्वाद लेने गई है, आती ही होंगी अब, सुधा जी ने पहले आलोक से कहा और शशांक जो इधर उधर अपनी बहन को तलाश रहा था उसे भी बता दिया। जी नहीं आंटी, हम सोच रहे हैं कि पहले सारा सामान उतार देते हैं, वो गाड़ियों को जाना है ना, कहाँ रखे सभी सामान, आलोक ने कहा और तभी उसकी नज़र राघव का हाथ थामकर आते हुए सिया पर गई।
सिया अपने भाई शशांक को देखकर खुश हो गई थी और आलोक पर नजर जाते ही थोड़ा डर भी गई। शशांक की तरफ जाते उसके कदम रुक गए और वो फिर से राघव के पास जाकर खड़ी हो गई। आलोक की बात सुन मोहल्ले में की ही एक और लेडी बोली, सामान? ऐसा कितना सामान ले आए हो तुम नई दुल्हन का? जरा हम भी तो देखे। कहते हुए वो बाहर की ओर जाने लग गई और उन्हें देख बाकी सभी औरतें और घरवाले भी बाहर चले गए। गाड़ियों की आवाज तो उन्होंने भी सुनी थी, लेकिन वो गाड़ियां उन्हीं के घर के सामने आकर खड़ी है इस बात का अंदाजा उन्हें नहीं था। बाहर आने के बाद सभी को दो बड़े बड़े ट्रक पूरी तरह सामान से भरे हुए दिखाई दिए और एक ब्रांड न्यू कार भी उन्हें दिखाई दी, जिसे देख सब हैरान हो गए। मिसेस मिश्रा ने सिया के फैमिली से ढेर सारे दहेज की डिमांड की थी और उसके घर वालों ने भी सभी डिमांड्स को पूरा किया था। अब वही सामान उन्होंने राघव के घर भी भिजवा दिया था। राघव ने इतने सारे चीजों को देखा और गुस्से से बोला, ये सब क्या है आलोक? क्या तुम मुझे बताओगे? शशांक राघव का गुस्सा देख डर गया और उसकी नज़र सिया पर गई जो डर से कांप रही थी। उसे बचपन से ही किसी को गुस्से में या फिर ऊंची आवाज में बात करता देख बहुत डर लगता था और अब भी उसे राघव का गुस्सा देख डर लगने लग गया। वो जल्दी से बोला, जीजा जी, ये सब सिया के लिए है। हमारे वहाँ प्रथा होती है, हम बेटियों को खाली हाथ ससुराल नहीं भेजते। शशांक किसी भी तरह राघव का गुस्सा शांत करना चाहता था। राघव के इस रूप को देख उसे सिया के लिए बहुत बुरा लग रहा था। तभी राघव बोला, और हमारे यहाँ बहुएं अपने साथ दहेज नहीं, बस सबके लिए दिल में अपनापन और बहुत सारा प्यार लेकर आती है। तो ये जो कुछ भी सामान तुम लाए हो ना, उसे वापस ले जाओ। राघव की बात सुन शशांक को अब थोड़ा बेहतर महसूस हुआ। तभी आलोक बोला, ऐसे कसी जीजाजी, ये सब तो। आलोक उसे समझाना चाहता था कि उसका और सिया का इन सारी चीजों पर हक है, मगर राघव ने हाथ दिखाकर उसे रोक दिया और बोला, ये सब वापस जा रहा है आलोक, और अब मैं कुछ सुनना नहीं चाहता। राघव की बात सुन सुधा जी को ही बीच में गिरना पड़ा और वो बोली, आलोक बेटा, राघव सही कह रहा है, हमें बस सिया ही चाहिए, तो ये सब तुम वापस लेकर जाओ और चलो अब अंदर आओ। मैं तुम्हें बिना चाय नाश्ता किए हुए नहीं जाने दूंगी। सुधा जी फिर बाकी सबके साथ उन दोनों को भी अंदर लेकर आ गई। कविता जी ने राज, अक्षय और कृष्णा की मदद से सभी को चाय नाश्ता दिया और अब सभी सिया का चेहरा देखने के लिए जिद करने लगे। सुधा जी के साथ साथ बाकी सभी घरवाले, यहाँ तक कि राघव भी सिया का चेहरा देखने के लिए बेताब हो रहा था। घूंघट के आड़ में से उसे और सुधा जी को सिया के चेहरे की झलक मिली थी, लेकिन उन्होंने भी अब तक उसका पूरा चेहरा नहीं देखा था। इसी वजह से सभी की बातों का मान रखते हुए सुधा जी आगे आई और उन्होंने सिया के घूंघट को हटा दिया और बस पूरे हॉल में खामोशी छा गई। सिया का चांद से भी ज्यादा प्यारा चेहरा देख बेहद खूबसूरत चॉकलेटी आंखें, दूध सा गोरा रंग और मक्खन सी मुलायम स्किन, छोटे करीनेदार ओठ और उसके ऊपर जचता वो छोटा सा तिल, मानो उसे हर बुरी नजर से बचाने के लिए ही लगाया गया हो। कमर तक आते बाल और उस पर सजाए गए हुए गजरे, उस लाल रंग के शादी के जोड़े में वो किसी खूबसूरत परी की तरह दिख रही थी। नाक में जचती नथ, कानों में बड़े बड़े गोल्ड इयररिंग्स, गले में जचता वो बड़ा सा गोल्ड का हार, चोकर और एक लंबा और एक छोटा गोल्ड का मंगलसूत्र, हाथ में हरी चूड़ियों के साथ जचते सोने के हैवी कंगन और पैरों में भी पहनी हुई गोल्ड की पायल पहनी बैठी हुई 18 साल की सिया बेहद खूबसूरत दिखाई दे रही थी। वहां मौजूद सभी उसकी खूबसूरती और उसने पहने हुए गहने देखकर काफी हैरान थे। उन्हें तो क्या सुधा जी को भी बिलीव नहीं हो रहा था कि सिया इतनी ज्यादा खूबसूरत होंगी। दिल ही दिल उन्हें भी अपने फैसले पर गर्व हुआ कि उन्होंने राघव को इस शादी के लिए तैयार किया और ये इतनी प्यारी बहू उनके घर में आ गई। एक एक कर सभी सिया को करीब आकर देखने लगे और उसकी तारीफ करने लगे। वही सिया ने भी एक एक कर उन सबके पैर छूकर उनका दिल और भी जीत लिया। राघव दूर से ही खड़ा होकर सिया को देख रहा था। हाँ, वो जानता था कि सिया उम्र में छोटी है, लेकिन अब उसके चेहरे को देख वो उसे कंफ्यूजन हो गया कि क्या वाकई में उसने 18 साल भी पूरे किए हैं या नहीं। ऊपर से उसके पहने हुए गहने, जिसे देख राघव को सिया के घरवालों पर बहुत ही गुस्सा आ गया, सिर्फ इसीलिए कि उसके बड़ी बहनें अपनी प्यार के साथ भाग कर गई है। सिया के पेरेंट्स उसके साथ इस तरह से बिहेव कर रहे थे। अगर वो उसकी शादी कराना ही चाहते थे तो कोई धन का अच्छी फैमिली ढूंढते, ये इस तरह दहेज के लालची फैमिली से उसका रिश्ता जोड़ने की क्या जरूरत थी। बाहर खड़ी हुई सामान से भरी हुई गाड़ियां और सिया को इतने ज्यादा गहनों में सजा देख राघव को समझते देर नहीं लगी कि इस सब की डिमांड भी उसके पहले होने वाले ससुराल ने की थी और सिया के घरवालों ने वो मान भी ली थी। क्या उन्हें सिया को कोई फिक्र नहीं थी? ऐसे ही कई सारे सवालात उसके दिमाग में घूम रहे थे और अब उसे सर दर्द होना शुरू हो गया था। राघव का बस चलता तो वो उन सारी गहनों को भी लौटा देता, लेकिन वो बिना सिया की मर्जी जाने उन्हें वापस करने के लिए नहीं बोल सकता था, इस वजह से खामोश ही रहा। अपनी बहन की होती तारीफ देख आलोक और शशांक को बहुत अच्छा लग रहा था। वहां आए सभी मेहमान भी चले गए और अब उन्हें भी देर हो रही थी, इस वजह से वो खड़े हुए और सिया के सर पर हाथ रख उसे आशीर्वाद देकर सभी घर वालों से बोले,
अब हम जाने की इजाजत चाहेंगे, वो काफी लेट हो रहा है ना। बस इसीलिए आलोक ने सभी से इजाजत मांगी और सभी ने हाँ में सर हिला दिया। आलोक फिर शशांक की ओर मुड़ा और बोला, सिया के कपड़ों की और जरूरतों के सामान की बैग लेकर आओ, उसे देकर चलते ही। उसकी बात सुन शशांक बाहर गया और एक एक कर 4-5 बैग लेकर आ गया। राघव की तरफ देखते हुए वो बोला, वो आपका कमरा कहाँ है? मैं इतने बैग्स अंदर रखा था। शशांक की बात सुन कृष्णा बोला, नहीं नहीं शशांक, इसकी जरूरत नहीं है, हम सारा सामान अंदर रख आएंगे। कृष्ण की बात सुन उसने सिर्फ हाँ में सर हिलाया और आलोक की ओर देखा। उन दोनों ने भी फिर सभी बड़ों का आशीर्वाद लिया और चले गए। अब सिया वहाँ अकेली थी और उसे अब थोड़ा डर सा लग रहा था। अपने परिवार से दूर, अनजान लोगों में, अनजान घर में रहने की सोच से ही वो बेचैन हो रही थी और उसकी यही बेचैनी कविता जी ने समझ ली। वो उसके करीब आई और प्यार से बोली, सिया बेटा चलो आओ, मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखाती हूँ, फ्रेश होकर तुम चेंज कर लेना। ठीक है। कविता जी का ममता भरा स्पर्श और बातों में की मिठास देख सिया को थोड़ा बेहतर फील हुआ और उसने हाँ में सर हिलाया। उनके साथ वो ऊपर के मंजिल पर बने राघव के कमरे में गई। कविता जी ने उसे कमरा दिखाया और बोली, जाओ जाकर अच्छे से शावर लो और फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारी बैग्स किसी से मंगवाती हूँ, कविता जी ने कहा और वापस जाने के लिए मुड़ी। तब तक कृष्णा और अक्षय सारे बैग्स लाकर ऊपर आ गए थे। उन्होंने वो बैग्स दरवाजे में एक तरफ रख दी और बाहर चले गए। कविता जी ने भी उसे फ्रेश होकर आने का इशारा किया और वो नीचे चली गई। सिया ने फिर उसकी बैग में से एक साड़ी निकाली और बाथरूम में चली गई। कविता जी के नीचे आते ही सुधा जी ने उन्हें और बाकी सबको हर एक बात बतानी शुरू कर दी जो वह बीती थी। और उनकी बातों को सुन कविता जी और संजय की को सिया के लिए बुरा लगा तो बाकी तीनों भाइयों को गुस्सा आया। राज राघव के कंधे पर हाथ रखकर बोला, आई एम सो प्राउड ऑफ यू राघव, तूने सिया से शादी कर बहुत ही अच्छा काम किया है। राघव राज की बात सुन फीकी सी मुस्कान मुस्कुराया और तीनों को समझ आ गया कि वो राघव बहुत जी ज्यादा डिस्टर्ब है। राघव ने फिर गहरी सांस छोड़ी और एक नजर अपनी भाइयों की तरफ देखा। कृष्णा से बोला, कृष्ण मुझे कुछ काम है बाहर, चल जाकर आते हैं। और फिर इजाजत लेने के लिए राघव ने अपने घर के सभी बड़ों की तरफ देख इजाजत ली। कृष्णा और वो दोनों बाहर चले गए। वहीं राज और अक्षय आगे क्या करना है। सिया को लगा डर। अब सिया वहाँ अकेली थी और उसे अब थोड़ा डर सा लग रहा था। अपने परिवार से दूर, अनजान लोगों में, अनजान घर में रहने की सोच से ही वो बेचैन हो रही थी और उसकी यही बेचैनी कविता जी ने समझ ली। वो उसके करीब आई और प्यार से बोली, सिया बेटा चलो आओ, मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखाती हूँ, फ्रेश होकर तुम चेंज कर लेना। ठीक है। कविता जी का ममता भरा स्पर्श और बातों में की मिठास देख सिया को थोड़ा बेहतर फील हुआ और उसने हाँ में सर हिलाया। उनके साथ वो ऊपर के मंजिल पर बने राघव के कमरे में गई। कविता जी ने उसे कमरा दिखाया और बोली, जाओ जाकर अच्छे से शावर लो और फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारी बैग्स किसी से मंगवाती हूँ, कविता जी ने कहा और वापस जाने के लिए मुड़ी। तब तक कृष्णा और अक्षय सारे बैग्स लाकर ऊपर आ गए थे। उन्होंने वो बैग्स दरवाजे में एक तरफ रख दी और बाहर चले गए। कविता जी ने भी उसे फ्रेश होकर आने का इशारा किया और वो नीचे चली गई। सिया ने फिर उसकी बैग में से एक साड़ी निकाली और बाथरूम में चली गई। कविता जी के नीचे आते ही सुधा जी ने उन्हें और बाकी सबको हर एक बात बतानी शुरू कर दी जो वह बीती थी। और उनकी बातों को सुन कविता जी और संजय की को सिया के लिए बुरा लगा तो बाकी तीनों भाइयों को गुस्सा आया। राज राघव के कंधे पर हाथ रखकर बोला, आई एम सो प्राउड ऑफ यू राघव, तूने सिया से शादी कर बहुत ही अच्छा काम किया है। राघव राज की बात सुन फीकी सी मुस्कान मुस्कुराया और तीनों को समझ आ गया कि वो राघव बहुत जी ज्यादा डिस्टर्ब है। राघव ने फिर गहरी सांस छोड़ी और एक नजर अपनी भाइयों की तरफ देखा। कृष्णा से बोला, कृष्ण मुझे कुछ काम है बाहर, चल जाकर आते हैं। और फिर इजाजत लेने के लिए राघव ने अपने घर के सभी बड़ों की तरफ देख इजाजत ली। कृष्णा और वो दोनों बाहर चले गए। वहीं राज और अक्षय आगे क्या करना है ये सोचने लगे। सिया शावर लेकर बाहर आ गई थी और उसे अब बहुत हल्का महसूस हो रहा था। उसका वो शादी का जोड़ा और गहने ये कहने में गैर नहीं होगा कि वो उसके वजन से ज्यादा थे और अब वो सब निकालने के बाद सिया को काफी अच्छा महसूस हो रहा था। उसने जल्दी से एक लाल रंग की खूबसूरत सी साड़ी पहनी और अपना छोटा मंगलसूत्र और बड़ा मंगलसूत्र गले में रख बाकी ज्वेलरी अच्छे से बॉक्सेस में पैक कर दी। सारे बैग्स को एक और अच्छे से सेट करके रख दिया और बेड पर जाकर बैठ गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसके पास उसका फोन भी नहीं था जिससे वो अपने माँ से या फिर अपने फ्रेंड्स से बात कर सके। वो उदास सी वहीं बैठी रही। तभी उसे दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी। सिया ने जल्दी से अपना सर पल्लू से कवर किया और दरवाजे की तरफ आकर उसे खोल दिया। छोटी माँ कविता की मुस्कुराते हुए अंदर आई और बोली, बहुत प्यारी लग रही हो बेटा, लेकिन ये पल्ला क्यों लिया? अगर ना भी लो तो कोई मसला नहीं है, चलो अब नीचे चलते हैं। तुम्हें भी तो पता चलना चाहिए ना कि तुम्हारे इस नए घर में कौन कौन है। छोटी माँ के चेहरे पर की मुस्कान देख सिया को बहुत ही अच्छा और अपनापन महसूस हुआ। उसने हाँ में सर हिलाया और उनके साथ बाहर जाने के लिए निकली। तभी उसे कुछ याद आया और वो रुक गई।
छोटी माँ को उसके रुकने का एहसास हुआ, इस वजह से उन्होंने पीछे मुड़कर देखा और बोली, क्या हुआ बेटा, कोई प्रॉब्लम है क्या? छोटी माँ की बात सुन सिया उसकी मीठी सी आवाज में बोली, नहीं प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो मेरी ज्वेलरी। आंटी मैं आपको क्या कहकर पुकारूं? सिया को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो उन्हें क्या कर कह पुकारे। और उसका सवाल सुन छोटी माँ मुस्कुराते हुए बोली, वैसे तो रिश्ते में मैं तुम्हारी मामी और बुआ दोनों लगती हूँ, लेकिन सभी बच्चे मुझे छोटी माँ कहकर पुकारते हैं, तो तुम भी वही कहकर पुकारो। छोटी माँ की बात सुन सिया ने हाँ में सर तो हिलाया, लेकिन उसके चेहरे पर कंफ्यूजन भी था और उसे कंफ्यूज हुआ देख छोटी माँ मुस्कुराते हुए बोली, सिया मैं राघव की बुआ हूँ, संजय भाई मेरे सगे बड़े भाई है और सुधा भाभी मेरी भाभी है। फिर आगे जाकर सुधा भाभी के भाई अजय जी से मेरी शादी हो गई और मैं फिर राघव की मामी बन गई, छोटी माँ ने कहा और फिर वो थोड़ी उदास हो गई। सिया को उनके चेहरे पर हुए ये बदलाव समझ आ गए और वो बोली, क्या मैंने कुछ गलत कह दिया छोटी माँ, आप इतनी उदास क्यों हो गई? सिया को समझ नहीं आ रहा था कि उससे ऐसी कौन सी गलती हो गई कि छोटी माँ इतनी उदास हो गई और फिर उसके चेहरे पर भी नाराजगी छा गई। छोटी माँ को उसका ये उदास होना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। सिया का फुलसा चेहरा एक पल में मुरझा गया था। उन्होंने छोटी माँ ने उसका चेहरा अपने हाथ में थामा और प्यार से बोली, नहीं सिया मैं तुम्हारी वजह से उदास नहीं हूँ, वो तो बस अक्षय और कृष्णा मेरे दोनों बच्चे, अभी तुम उनसे नीचे मिलूंगी ही। वो जब 2 साल के थे तब अजय जी का देहांत हो गया और फिर हम यही आकर रहने लगे। सुधा भाभी ने ही हमें उस वक्त संभाला, तो बस अब उनकी याद आ गई, इस वजह से थोड़ी सी उदास हो गई मैं, वरना तो तुम्हारी वजह से कुछ भी नहीं है। चलो अब छोड़ो भी ये बातें, अब हम नीचे चलते हैं। छोटी माँ आगे जाने लगी, तभी सिया ने उन्हें पीछे से आवाज दी। सिया फिर हिचकिचाते हुए उनसे बोली, वो छोटी माँ मेरी ज्वेलरी क्या आप ये अपने पास रख देंगी? मुझे डर है कि मैं कहीं इसे खो न दूं, सिया ने मासूमियत से कहा और छोटी माँ को उस पर बहुत ही प्यार आया। जाहिर सी बात है उनके घर में सभी लड़के ही थे, तो उन्हें लड़की की कमी बहुत महसूस होती थी, और अब सिया इतनी मासूम थी, इतनी प्यारी थी कि बस उसे देखते ही छोटी माँ को लगा कि उनकी बेटी ना होने की कमी पूरी हो गई। छोटी माँ मुस्कुराए और बोली, एक काम करो, ये सब तुम माँ अपनी सासू माँ के पास दे दो, उनके कमरे का लॉकर सबसे सेफ ही, तो वो वहाँ ये सारे ज्वेलरी रख देंगी। छोटी माँ की बात मानकर सिया ने हाँ में सर हिलाया और सारे ज्वेलरी बॉक्सेस लेकर उनके साथ नीचे आ गई। वही हॉल में पापा, संजय जी, माँ सुधा जी और उनके साथ राज और अक्षय बैठे थे। राघव और कृष्णा अब तक वापस नहीं आए थे। सिया को नीचे आता देख सब बस उसे देखते ही रह गया। बिना किसी मेकअप के उस सिंपल से लुक में भी सिया बहुत अच्छी लग रही थी, और दिल ही दिल सब ने ये कहा कि अच्छा हुआ इतनी प्यारी बच्ची उन जल्लादों के घर नहीं गई। सिया ने सबकी तरफ मुस्कुराकर देखा और उसकी मुस्कान देख सबके ओठों पर भी स्माइल आ गई। सुधा जी ने तो उसके करीब जाकर उसे नजर का टिका लगा दिया। राघव के वक्त वो भी एक बेटी चाहती थी, मगर राघव हो गया और अब उसके बीवी को देख सुधा जी को भी ऐसा लगा कि उनके घर में की बेटी की कमी पूरी हो गई। सिया ने फिर झुककर माँ के पैर छुए और अपने तरफ के ज्वेलरी बॉक्स उन्हें देते हुए बोली, वो ये मेरे सारी ज्वेलरी है माँ। छोटी माँ ने कहा कि मैं आपके पास दे दूँ, आप इसे अपने पास रख लीजिए ना, मुझसे ये संभाले नहीं जाएंगे। सिया ने किसी तरह से डरते हुए मगर प्यार से कहा और सुधा माँ के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो प्यार से बोली, सिया तुम्हारे और राघव के कमरे में भी एक लॉकर है, तुम अपनी ये सारी ज्वेलरी वही रखो, राखी अगर कभी तुम्हें उसकी जरूरत हो तो तुम्हें मुझसे मांगना ना पड़े। आओ मैं दिखाती हूँ कि वो लॉकर कहाँ है। माँ सिया को अपने साथ ले गई, छोटी माँ भी उनके साथ ही थी। सुधा मोम ने फिर ना सिर्फ सिया को लॉकर और उसका कोड बताया, बल्कि फिर उन्होंने सिया के लिए कबोर्ड में जगह भी खाली कर दी और तीनों ने मिलकर फिर सिया के 2 बैग्स में रखे हुए सामान को अनपैक कर दिया और बाकी कल के लिए छोड़ दिया। फिर वो तीनों नीचे आई, जहाँ छोटी माँ ने उसे सिया को पापा से, राज और अक्षय से मिलाया। राघव और कृष्णा भी उस वक्त आ गए और फिर छोटी माँ ने सिया को कृष्णा से भी मिला दिया। वो दोनों आते वक्त डिनर का पार्सल लेकर आ गए थे, जिसे माँ और छोटी माँ दोनों ने मिलकर सबको सर्व किया। सिया उनकी हेल्प करना चाहती थी, मगर उन्होंने उसे ऐसा करने से मना कर दिया। हर रोज के जैसे ही हंसते बातें करते हुए सबका खाना खत्म हुआ और सिया बस उन सब को देखते ही रह गई। उन सभी में आपस में बहुत प्यार था और उतनी ही एक दूसरे के लिए इज्जत भी थी, जो सिया को बहुत ही ज्यादा खुश कर गई। मगर